गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राम नरेश मीना है। मैं राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको डिशोटी ब्रिज की सहायता से किसी गुम्फित संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना सिखाऊंगा, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल है। इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले 1 बाय 1 करके टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले हम उद्देश्य में लिखते हैं डिशोटी ब्रिज की सहायता से किसी गुम्फित संधारित्र की धारिता ज्ञात करना टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ए गैंग कंडेंसर बाय डिशोटी ब्रिज। इसमें हम कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं? सबसे पहले इसमें हम प्रतिरोध बॉक्स का उपयोग करेंगे। 2 प्रतिरोध बॉक्स जो कि R1 और R2 के रूप में यूज कर रहे हैं। एक संधारित्र जिसका मान हमें पहले से ज्ञात है और एक गुम्फित गैंग संधारित्र जिसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, अर्थात ये एक अज्ञात संधारित्र लेते हैं। इन डिशोटी ब्रिज में हम एक श्रव्य आवृत्ति दोलित्र का उपयोग करते हैं, जिसका मान एक रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम। बट साउंड वेव की कंडीशन में चूँकि हमें हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाला एक श्रव्य आवृत्ति दोलित्र का उपयोग करेंगे। साथ ही साउंड को सुनने के लिए हम एक हेडफोन का उपयोग करते हैं। उपकरण निम्न प्रकार यूज करने के बाद अब हम इसका चित्र समझते हैं। चित्र के अनुसार एक श्रव्य आवृत्ति दोलित्र 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, चूँकि हम जानते हैं कि जो डिशोटी ब्रिज है उसमें एक R1 लगा होता है, एक R2 लगा हुआ होता है, एक C1 लगा हुआ होता है, एक C2 लगा हुआ होता है। बीच में एक हेडफोन लगाया गया है जिससे हम ध्वनि की जो शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर सकें। R2 का मान फिक्स करने के बाद, चूँकि C1 का मान कोई मान फिक्स करने के बाद R1 का मान वह मान निश्चित करते हैं जहाँ पर हेडफोन में जो साउंड सुनाई देगी वो मिनिमम से मिनिमम हो। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिद्धांत। सिद्धांत में हम लिखेंगे डिशोटी ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। माना कि व्हीटस्टोन ब्रिज या डिशोटी ब्रिज में संतुलन की अवस्था हो और प्रत्यावर्ती धारा I1 भुजा AVD में और धारा I2 भुजा AED में प्रवाहित हो रही हो, तो पॉइंट B और पॉइंट E पर जो वोल्ट के मान होंगे, वोल्टता के मान होंगे, वोल्टेज बराबर होंगे। चित्र में जाके वापस देखते हैं। यदि इस हेडफोन में करंट का मान 0 कब प्राप्त होगा? जब डिशोटी ब्रिज में इसकी धारिता इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में R1/R2 = R3/R4 होता है। बट इस कंडीशन में हम C1 और C2 ले रहे हैं,
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं C1 और C2 के। जब बैलेंस वाली कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो हेडफोन में जो ध्वनि सुनाई देगी वो मिनिमम से मिनिमम होगी। तो जो वोल्टता का मान होगा इस पॉइंट पर और ई वाले पॉइंट पर वो इक्वल होंगे, तभी वोल्टेज इक्वल होने की वजह से करंट का मान 0 प्रभावित होगा और हेडफोन में जो ध्वनि सुनाई देगी वो मिनिमम प्राप्त होगी, अर्थात वो वैलेंस वाली कंडीशन होगी, शून्य विक्षेप की स्थिति हमें मिलती है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में B बराबर BE, BA माइनस और BA माइनस दोनों साइड ऐड करने पर BA माइनस BB अर्थात वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D E, ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C2। तो चूंकि हम जानते हैं B इक्वल टू IR, करंट फ्लो हो रहा है I1, R का मान 1/j ओमेगा C, जहाँ पर ओमेगा का मान सिर्फ आवृत्ति दोलित्र की आवृत्ति होगी। इसको यदि समीकरण नंबर 1 से प्रदर्शित करें, इसी प्रकार हम यदि इसी इक्वेशन में हम माइनस BD दोनों साइड जोड़ने पर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट V एंड पॉइंट D एंड वोल्टेज डिफरेंस पॉइंट E एंड पॉइंट D इक्वल होंगे। चूंकि जो ब्रांच B और D के बीच में रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, धारा I1 प्रवाहित हो रही है और ब्रांच E और D के बीच में प्रतिरोध R2 लगा हुआ है, धारा I2 है। तो हम जानते हैं B इक्वल टू IR, तो I1 R1 I2 R2 के इक्वल होगी। इसे समीकरण नंबर 2 से प्रदर्शित करें। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर कैलकुलेशन करें, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा j ओमेगा C1 इंटू R1, j ओमेगा C2 इंटू R2, j ओमेगा से j ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा R1 C1 बराबर R2 C2। चूँकि हमें C2 का मान ज्ञात करना है, चूँकि C2 अननोन कैपेसिटर है, तो C2 बराबर R1 C1 अपॉन R2। यदि हमें R1 C1 और R2 के मान प्राप्त हों तो हमें C2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब विधि में चलते हैं। विधि में समझने के लिए हमें सर्किट डायग्राम का यूज करेंगे, सर्किट बॉक्स का यूज करेंगे। ब्रिज की विधि को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सर्किट को समझते हैं। हमने देखा कि इस सर्किट में एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ था, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज की रखी गई है। ये एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। इसका मान इधर मिनिमम होता है और इधर इसका मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक R1 लगा हुआ है, रजिस्टेंस R1, जिसका मान हम किलो ओम में ले रहे हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से लेके 10 किलो ओम तक हम इसका मान वेरी करा सकते हैं। इसी प्रकार
एक रेजिस्टेंस R2 लगा होता है जिसका मान भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलो ओम तक वेरी करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक हेडफोन लगा हुआ है जो इनबिल्ट है। यहाँ पर C1 कैपेसिटर जो कि पहले से हमें मान पता है जिसका मान माइक्रोफेरड में ले रहे हैं। इसकी मान हम 4 मान वेरी करा सकते हैं, 0.1 माइक्रोफेरड, 0.2 माइक्रोफेरड, 0.3 माइक्रोफेरड एंड 0.4 माइक्रोफेरड। इसका मतलब हम C1 के 4 मान सेट कर सकते हैं। एक अननोन कैपेसिटर यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर एक अननोन कैपेसिटर लगा हुआ है जो यहाँ पर हम उसे C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान हमें पता नहीं है। इसका मान हमें डी शॉर्टी ब्रिज की सहायता से पता करना है। ये एक एलईडी है, पावर एलईडी, जिससे हमें पता चलता है कि सर्किट में पावर आ रही है या नहीं। तो हम सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। हम देखते हैं जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक साउंड सुनाई देती है, वो 1 किलोहर्ट्ज ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की है। मैंने आपको बताया था कि इसका मान हम मिनिमम भी कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कर सकते हैं। तो हमें इसका मान सबसे पहले मिनिमम वाली कंडीशन पर रखना है, जस्ट सुनाई दे ऐसी कंडीशन पे हम इसे रखते हैं। ठीक, सबसे पहले C का मान फिक्स करते हैं। C का मान 0.1 माइक्रोफेरड। इसके करस्पॉन्डिंग R2 का मान कोई एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। सपोज मैंने किया 1 किलो ओम। तो अब R1 का मान इस प्रकार सेट करते हैं कि जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो मिनिमम सुनाई दे, क्योंकि उस वाली कंडीशन में जब ये मिनिमम सुनाई देगा तो जो सेंटर वाली जो लाइन है, जो हेडफोन लगा हुआ है, उसमें जो करंट का मान है वो मिनिमम, इसका मतलब वो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। ध्यान से सुनो, घटती जा रही है और कम करो, कम करो, मिनिमम और हुई, मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब सबसे कम जो वैल्यू मुझे मिलती है वो 1 किलो ओम। R2 का मान भी 1 किलो ओम। कैपेसिटर C1 का मान 0.1 माइक्रोफेरड। ये मान अब हम सारणी में लिख लेते हैं। इसी प्रकार किसी दूसरे मान पर हम सेट करते हैं R2 का मान, C1 का मान अगेन 0.1 माइक्रोफेरड, C2 का मान सपोज करो हम 3 किलो ओम रखते हैं। R2 का मान 3 किलो ओम रखा है। अब R1 का मान इस प्रकार सेट करते हैं, इधर बढ़ाने पर जो साउंड सुनाई दे रही है उसका मान बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे वापस चलना चाहिए, बढ़ रहा है। ये मेरा मान मिलता है। यहाँ पर मैंने 3 किलो ओम रखा तो ये मान मिला मुझे 3 किलो ओम। ठीक, फिर मान बढ़ने लग जाता है तो ये मिलता है 3 किलो ओम पर मुझे जो साउंड सुनाई दे रही है वो मिनिमम है। इसी प्रकार हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना के कुछ कितनी भी रीडिंग ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब C1 का मान चेंज करते हैं। C1 का मान 0.2 माइक्रोफेरड।
तो इसका मान सपोज करो मैंने 2 पर सेट कर दिया R2 का मान, तो R1 का मान चेंज करते हैं तो मुझे जो मिनिमम की साउंड सुनाई देगी तो मुझे जो मिनिमम साउंड सुनाई देगी वो मिल रही है 1 के अराउंड। इसी प्रकार कोई दूसरा सेट लेते हैं, सपोज करो ये 2 पर, R1 का मान मैंने 2 रखा है, R2 का मान मुझे 4 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार और भी बहुत सारे सेट ले सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार अब हम इन मानों को परीक्षण सारणी में रखेंगे। इस प्रकार मैंने आपको कुछ वैल्यू बता दी है, बाकी वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सपोज करो इस प्रकार मेरी वैल्यू मिलती है, ठीक है। इनको परीक्षण सारणी में रखने के बाद कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी विधि में बताया है कि कौन कौन से C1 के किन किन मानों पर हम R1 के किस मान के करस्पॉन्डिंग R2 का किस मान पर हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। तो जब हमने 1 किलो ओम लिया था तो हमें 1 किलो ओम मिल रहा है। इसी प्रकार 2 किलो ओम लिया तो हमें 2 किलो ओम पर मिला, 3 किलो ओम लिया तो 3 किलो ओम पर मिला, 4 किलो ओम लिया तो हमें 4 किलो ओम पर ही बैलेंस वाली कंडीशन मिली। लेकिन जैसे ही हम C का मान 0.2 माइक्रोफेरड करते हैं तो यदि मैं R1 का मान 2 किलो ओम लेता हूँ तो मुझे R2 का मान 4 किलो ओम मिलता है। इसी प्रकार यदि मैं 3 किलो ओम लेता हूँ तो मुझे 6 किलो ओम मिलता है। अब हम चलते हैं C2 के मान की गणना के लिए। तो गणना करने के लिए मैं आपको केवल एक गणना करके बताऊंगा, बाकी आपको खुद करनी पड़ेगी। तो एक गणना पर चलते हैं। अब गणना करने के लिए हम एक रीडिंग का उपयोग करते हैं, बाकी सब आपको करने पड़ते हैं। अज्ञात संधारित्र C2 बराबर, जो फॉर्मूला यूज करेंगे, अज्ञात संधारित्र C2 बराबर R1 C1/R2 इन माइक्रोफेरड। चूंकि C1 का मान 0.1 माइक्रोफेरड है, जिसका मान 0.1 × 10⁻⁻6 फेरड। R1 का मान 1 किलो ओम 1 × 10⁻³ ओम। R2 का मान हमें मिला 1 किलो ओम 1 × 10⁻³ ओम। इन सब का मान इस फॉर्मूले में रखें तो हमें C2 का मान जो मिलता है, C2 बराबर 0.1 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ से 1 × 10⁻³ कैंसिल आउट होता है, तो हमें मिलता है C2 का मान 0.1 ×
-6 फेरड, जिसको माइक्रोफेरड में बदलें, चूँकि हम जानते हैं 1 माइक्रोफेरड इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरड। तो जो C2 का जो मान मुझे मिल रहा है 0.1 माइक्रोफेरड प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि हम केवल एक गणना करें, बाकी सब घर बैठे आपको खुद को करनी है, तो जो सारे मान मुझे मिलेंगे तो वो मिलते हैं 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 जितने भी कैलकुलेशन से हमें जो मान मिल रहे हैं वो सारे के सारे 0.1 माइक्रोफेरड। यदि इन सब का माध्य भी निकालो तो वो मुझे 0.1 प्लस 0.1 अपॉन जितने भी मान है 1 2 3 4 5 6 मान है, शिक्षकों को जोड़ के 6 का भाग देंगे तो मुझे 0.1 माइक्रोफेरड मिलता है। 0.1 माइक्रोफेरड जिस प्रकार गणना की है, गणना करने के बाद अब हम चलते हैं परिणाम पर। तो हमें जो परिणाम मिला है वो मिला है कि दिए हुए जो अज्ञात संधारित्र है उसकी धारिता हमें C2 का मान 0.1 माइक्रोफेरड प्राप्त होता है। हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है? प्रयोग के प्रारंभ में श्रव्यावर्ती दोलित्र की जो धारा है वो बहुत कम रखनी चाहिए, अदरवाइज स्पीकर के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रयोग के आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ताकि हम जो संतुलन बिंदु को ठीक ठीक प्रकार प्राप्त कर सकें। सेतु के अधिकतम सुग्राह्यता के लिए चारों जो भुजाएं हैं, जो चारों भुजाएं हैं उनमें जो प्रतिबाधाएं हैं, जैसे वापस चलते हैं, जो चारों भुजाएं हैं, एक ये भुजा 2 3 4, जो चारों भुजाओं में जो धारिता है उनकी जो कोटि है उनको हमें सेतु के अधिकतम सुग्राह्यता के लिए चारों भुजाओं में जो प्रतिबाधा की जो कोटि है वो लगभग समान होनी चाहिए। डॉट प्रकार के प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर यदि हम डायल प्रकार का प्रतिरोध बॉक्स यूज करेंगे तो हमें सहूलियत होगी संतुलन बिंदु प्राप्त करने में, ठीक संतुलन बिंदु प्राप्त करने में सहूलियत होगी। तो हमने देखा उद्देश्य, उपकरण, चित्र, सिद्धांत, विधि, प्रेक्षण सारणी, गणना, परिणाम, सावधानियां। इन सब का उपयोग करके डिसोटी ब्रिज की सहायता से हम एक अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं।